देखिए, विद्युत धारा या करंट होता क्या है, तो आवेश प्रवाह की जो दर होती है उसको कहा जाता है विद्युत धारा। दर का मतलब है समय का भाग दिया जाएगा, तो आवेश में यदि समय का भाग दोगे तो आपको धारा का मान मिलेगा। आवेश को दर्शाया जाता है Q से। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसलिए इसको Q से दर्शा देते हैं। समय जो है इसको दर्शाया जाता है T से, टाइम से। तो Q/T जो होता है इसी को कहा जाता है विद्युत धारा। क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा को दर्शाया जाता है I से। तो I बराबर आप लिखेंगे Q/T। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आवेश जो प्रवाहित होते हैं वो किस डायरेक्शन में प्रवाहित होंगे, अगर दिशा पूछी जाए तो आवेश की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है। क्यों होती है? क्योंकि आवेश जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये पूछ ले आपसे कि बताओ इसका निर्धारण किसने किया? आवेश सबसे पहले बताए किसने थे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं? तो ये बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बोलो किसने बताए? बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया था कि एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरा नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज किसको बताया इन्होंने? तो ऐसे कोई भी चार्ज जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करें, यानी इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दें, उन पर तो चार्ज होता है पॉजिटिव, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनके अंदर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन पर हम दर्शाते हैं चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज जो होता है वो कितना होता है अगर ये पूछा जाए, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बोलो कितना होता है? -1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर भी इतना ही होता है, लेकिन प्रोटॉन पर जो होता है माइनस के स्थान पर प्लस होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ये कैसा होता है? नेगेटिव। तो प्रोटॉन तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या करेंगे? ये ऊर्जा देंगे किसी को। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। तो जिन पदार्थों पर चार्ज पॉजिटिव होगा मतलब आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुके हैं, और जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा तो आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज किसने दिया ये पूछे तो? ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज बताए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अगर पूछा जाए केवल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो नेगेटिव है इसका निर्धारण किसने किया, तो आपको बताना है मिलिकॉन ने। बोलो किसने किया? मिलिकॉन ने निर्धारण किया था इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज का। अच्छा, वायर में ऊर्जा प्रवाहित होगी। हाँ, वो ये उसी ने इलेक्ट्रॉन बताया था कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। दोनों का चार्ज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अच्छा, वायर में हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह जिस दिशा में होगा उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि विद्युत धारा हमेशा कहाँ जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। कहाँ जाएगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो इलेक्ट्रॉन यदि इस दिशा में प्रवाहित हो रहे तो आप कहेंगे विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित होगी? इसके विपरीत। कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने चाहिए कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है इसका पता चले? तो 1-2 इलेक्ट्रॉन से तो पता नहीं चलेगा। इलेक्ट्रॉन की मात्रा आवेश मापने के लिए या 1 एम्पियर की धारा मापने के लिए विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्यों होता है? क्योंकि Q जो है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकंड। ये कूलाम प्रति सेकंड जो होता है इसी को कहा जाता है एम्पियर। तो 1 एम्पियर धारा किसी भी तार में प्रवाहित होने का मतलब ये है कि उस तार से प्रति सेकंड 6.25 गुणा 10⁻18। बोलो कितने? 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। कितने समय में? 1 सेकंड में। बोलो कितने समय में? यदि किसी वायर से 1 सेकंड में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं तो उसमें विद्युत धारा का मान कितना होता है? 1 एम्पियर। यानी विद्युत धारा का मात्रक जो होगा वो क्या हो जाएगा? एम्पियर, या बोला जा सकता है कूलाम प्रति सेकंड। तो I बराबर आप लिखेंगे Q/T। या आगे न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे उस टाइम पे आपको काम आएगा। तो अभी केवल याद रखना है विद्युत धारा क्या होगी? विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर यानी आवेश बटा समय, और आवेश बटा समय को हम दर्शाएंगे Q/T से। Q का मात्रक तो क्या होगा? कूलाम, और टाइम का मात्रक क्या होगा? सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड से ही क्या बनता है? एम्पियर बनता है। और एम्पियर का मापन किस में किया जाता है? विद्युत धारा मापी किससे जाती है? तो विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। विद्युत धारा किससे मापते हैं? अमीटर से। अब आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जब बताएंगे तो उसमें बताया जाएगा कि ये अमीटर जो जुड़ा रहता है ये किस क्रम में जुड़ा रहेगा, तो ये जुड़ा रहता है श्रेणी क्रम में।
बोलो किस में जुड़ा रहता है? श्रेणी क्रम में। आगे जैसे वोल्ट मीटर की पूछ लिया, वोल्ट मीटर जुड़ा रहेगा समांतर क्रम में। घरों का ये परिपथ जुड़ा हुआ है, ये भी समांतर क्रम में। बैंड वाले बल्ब जो जुड़े रहते हैं, ये जो बाजा बजाते हैं नहीं शादियों में, ये बल्ब जुड़े रहते हैं श्रेणी क्रम में। रोड वाली लाइटें जो हैं ये भी सब श्रेणी क्रम में। यानी श्रेणी क्रम में, दोबारा बोलो, घर में जो लाइट लगाई जाती है समांतर क्रम में, ये वाला कनेक्शन घर का समांतर में। जो आप बल्ब लेके आते हो जलने वाले, वो दिवाली पे लगाते हो नहीं सजावट वाले, उनको इससे तो आप श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हो, लेकिन उनका खुद का कनेक्शन जो होता है वो समांतर क्रम में होता है, ऐसे होता है। चलिए देखिए, गैल्वेनोमीटर केवल विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है और वो जुड़ा रहता है श्रेणी क्रम में। दो चीज़ें याद कर लो, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। धारा का मापन नहीं किया जा सकता कि कितनी मात्रा की धारा है, केवल ये मापा जाता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या फिर नहीं हो रही है। मापन तो इससे किया जाएगा, अमीटर से पता चलेगा कि कितनी मात्रा की प्रवाहित हो रही है। गैल्वेनोमीटर केवल सूचित करता है विद्युत धारा के प्रवाह को, कि विद्युत इस तार में हो रही है प्रवाहित या फिर नहीं हो रही है। हाँ, वो चेक करते हैं केवल कि विद्युत धारा जा रही है या नहीं जा रही है, ये चेक नहीं करते कि कितने एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। गैल्वेनोमीटर सूचित करता है। चलिए, विद्युत धारा का ये पूछा जाएगा, ये प्रवाहित होगी। हाँ, कैथोड एनोड, वही तो मैंने अभी चीज़ क्या बताई। दो चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। जिन पर पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये तो एनोड है, और जिन पर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये कैथोड है। केमिस्ट्री में भी यही है, सब में यही है। हाँ, नेगेटिव चार्ज का मतलब कैथोड और पॉजिटिव चार्ज का मतलब एनोड। केमिस्ट्री हो चाहे कोई भी हो, ये चेंज थोड़ी होंगे, डेटा तो जो है वही रहेगा। नहीं, केमिस्ट्री में सेम रहता है। देखिए, विद्युत धारा प्रवाह के लिए क्या होना जरूरी है, आपसे ये पूछे तो कोई भी तार ऐसा होना चाहिए जो विद्युत का चालक हो। विद्युत का चालक का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने चाहिए। और इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कब होते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित कब होते हैं? जब किसी भी तार के अंदर, यानी जो चालक तार है उसके अंदर क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। जैसे लकड़ी है, एक सूखी लकड़ी ले रखी है या कागज़ ले रखा है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे तो उनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उनको कहा जाता है कुचालक। क्या कहा जाता है? कुचालक या इंसुलेटर। और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है उनको कंडक्टर या चालक कहा जाता है। तो चालकता का आपसे कभी कभी पूछा जाता है सबसे चालक कौन है, या उससे कम चालक कौन है, उससे कम चालक कौन है। 4 ऑप्शन देगा, उनमें से पूछेगा इनमें विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक कौन सा है, या फिर विद्युत का कुचालक कौन सा है, ऐसे आपसे पूछा जाता है। तो एक क्रम आपको याद रखना है, क्रम वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या याद रखना है? लॉकडाउन आया था अभी 2020 में, आया था। लॉकडाउन के टाइम पे सब्जियां, फल, कुछ भी यहाँ पे मार्केट तो बंद रहता था तो मिलती नहीं थी। तो एक ताई जी थी, वो आई हुई थी यहाँ पे, और वो मार्केट में चली गई और मार्केट से जाके और कुछ नहीं मिला उनको, आलू मिले केवल। क्या मिले? वो आलू लेके ही आ गई। तो उसके जो ताई जी का जो बेटा था, उन्होंने कहा कि भाई हमारी ताई जी तो गई थी यहाँ पे, मम्मी जी गई थी और लेके कुछ नहीं आई, थोड़ा सा सामान लेके आई। क्या लेके आई? उन्होंने ये बोला, नाम था ताई जी का चांदी। क्या नाम था? चांदी। तो इन्होंने बोला, चांदी ताई 100 आलू टांग लाई। चांदी ताई क्या कर लाई? 100 आलू टांग लाई। बोलो, इसी से क्रम याद हो जाएगा। बोलो एक बार, चांदी ताई 100 आलू टांग लाई। एक बार और बोलो, चांदी ताई 100 आलू टांग लाई। चांदी से तो चांदी बनेगा ही, ताई से बनेगा तांबा, 100 से बनेगा सोना, आलू से बनेगा एल्यूमिनियम, टांग से बनेगा टंगस्टन, और लाई से बनेगा लेड या सीसा। इससे आपको चालकता का क्रम आसानी से याद हो जाएगा। बोलो एक बार दोबारा, क्या लिखा है? चांदी ताई 100 आलू टांग लाई। सबसे ज़्यादा चालक धातु तो कौन सी? और सबसे कुचालक पूछे तो सीसा। सबसे चालक तो कौन सी है? चांदी। और सबसे कुचालक कौन सी है? सीसा। अभी इसमें लैब असिस्टेंट वाले पेपर में भी एक पूछा था, निम्न में से इनमें से 4 में से सबसे सुचालक कौन है? तो ये 2 ऑप्शन उसने नहीं दिए थे, आगे वाले ऑप्शन दे रखे थे, तो उनमें बताना था कौन है? सोना।
क्योंकि सबसे ज़्यादा चालक तो चांदी होगी। अच्छा, इनका कभी कभी क्या करता है, प्रतीक देता है आपको, पूरा चांदी लिख के, एल्यूमिनियम लिख के, टंगस्टन लिख के नहीं देगा। वो पूछेगा निम्न में से सबसे सुचालक कौन है, और उसमें आपको इनके प्रतीक दिए जाएंगे, तो इनके प्रतीक भी आपको याद होने चाहिए। चांदी को दर्शाया जाता है Ag से, तांबे को दर्शाया जाता है Cu से, कॉपर, सोना जो होता है इसको Au से दर्शाते हैं, एल्यूमिनियम को Al से दर्शाया जाता है, टंगस्टन को W से दर्शाया जाता है, और लेड को दर्शाया जाता है Pb से। यानी सबसे ज़्यादा तो किस में, Ag में, Ag के बाद कॉपर में, कॉपर के बाद ओरम में, ओरम के बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद टंगस्टन और उसके बाद लेड में। सबसे चालक कौन सी है बोलो, चांदी। उसके बाद में कौन है, तांबा, उसके बाद सोना, उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद अच्छा ये बताओ मेरे को, यहाँ पे ये वायर लगाए जाते हैं, ये किसके होते हैं, ये वायर जो, अच्छा ये वायर एल्यूमिनियम के होते हैं क्या, ये वायर जो होते हैं ये कॉपर के होते हैं क्या? मोटर की बात कर लो, मोटर में आप वाइंडिंग करवाने जाते हो, कॉपर वाइंडिंग नहीं करवाते क्या? कॉपर वाइंडिंग ही क्यों करवाते हो, चांदी की दो वाइंडिंग हो सकती है, चांदी महंगी पड़ेगी इसलिए। तो इनमें सस्ता भी अगर पूछ लिया जाए, इनमें सस्ता कौन सा है, तो सस्ता इसमें होता है एल्यूमिनियम, उसके बाद में होता है कौन, तांबा। पहले नंबर पे तो कौन है, एल्यूमिनियम, और दूसरा कौन है, तांबा। इसलिए या तो एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाएगा या किसका किया जाएगा, तांबे का। तो ज़्यादातर वाइंडिंग या ज़्यादातर वायर जो बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, या तो तांबे के या फिर एल्यूमिनियम के। सोना और चांदी महंगी होने के कारण इनका उपयोग नहीं किया जाता है। इतनी बात क्लियर है सबके? चालकता का क्रम बता दोगे, क्रम बता दोगे? सबसे ज़्यादा चालक चांदी, उसके बाद चांदी के बाद तांबा, तांबे के बाद सोना, सोने के बाद एल्यूमिनियम के बाद टंगस्टन, टंगस्टन के बाद में, अच्छा मुझे बताओ एक उपकरण आपने देखा है क्या, लाइटिंग कंडक्टर, जानते हो क्या लाइटिंग कंडक्टर? लाइटिंग कंडक्टर, अच्छा रेडिएटर भी सुना होगा एक बताओ, नहीं देखा? चलो दिखाते हैं, भी याद आ जाएगा आपको। WTP गए हो सब, देखा है सबने? WTP के ऊपर आपने ऐसा देखा होगा, ऐसा एक तीर का निशान ऐसे बना हुआ है ऊपर वाली सतह पर, टॉप पर देखा हो आपने कभी, तो उसके ऊपर जाके देखना। हाँ, ये क्या करता है, मकानों पे भी बना सकते हैं, लेकिन मकानों वाला तो अपन शोभा वाला बनाते हैं, केवल वो शनिदेव की तस्वीर टांग दी, कोई काली सी मूर्ति टांग दी, वो केवल अपन दर्शाते हैं बस। ऐसा होता किस लिए, ये बड़ी बड़ी इमारत जो होती है उनको ये आकाशीय बिजली से बचाता है। जब तड़ित बिजली पड़ती है तो बिजली के बाद में ये क्या करता है, इस पूरे आवेश को अपने अंदर ले लेता है, और इसका कनेक्शन रहता है ज़मीन के साथ सीधा, तो ये पृथ्वी में उस पूरे आवेश को क्या कर देता है, समाहित कर देता है। तो ये त्रिशूल नुमा आकृति जो बनी होती है, जो आवेशों को सीधा ज़मीन में भेजती है, यही क्या कहलाती है, लाइटिंग कंडक्टर। क्या कहलाती है, लाइटिंग कंडक्टर। हो जाएगा याद? पूछ लेता है कभी कभी लाइटिंग कंडक्टर का काम क्या है, तो ये आकाशीय बिजली से आने वाले आवेश को क्या करेगा, समाहित करके ज़मीन में भेज देगा। अच्छा, लाइटिंग कंडक्टर ही बोलते हैं इसको तो हिंदी में भी, यार हिंदी तो मेरे को पता नहीं है इतना। चलिए एक और चीज़, ये आकाशीय बिजली को भेजेगा, मुझे बताओ किसकी, लाइटिंग कंडक्टर में ये टंगस्टन का होता है ऊपर वाला। हाँ, इसीलिए ये तुरंत लाल हो जाता है जब भी बिजली इसके ऊपर पड़ती है, तो टंगस्टन जल्दी से क्या हो जाता है, लाल होता है, उसमें ऊष्मा ज़्यादा प्रवाहित कर दी जाए तो, इसीलिए तो इसका उपयोग इनमें किया जाता है। बल्ब में टंगस्टन का ही तंतु तो रहता है, क्या करता है, तुरंत चमक देता है आपको। एक और चीज़ ऐसे ही लाल होती है, पता है क्या, नाइक्रोम भी ऐसे ही लाल होता है। नाइक्रोम में से ज़्यादा आवेश प्रवाहित कर दिए जाए तो वो तुरंत लाल हो जाता है और ऊष्मा देता है हमें, इसीलिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है हीटर में। हीटर का फिलामेंट किसका बनाया जाता है, नाइक्रोम का, और बल्ब का तंतु किसका बनाया जाता है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। टंगस्टन तो क्या करेगा, ऊष्मा तो देगा ही, ऊष्मा के साथ में चमक देगा, जबकि नाइक्रोम केवल क्या करेगा, ऊष्मा ही ऊष्मा देगा, ज़्यादा चमक नहीं देगा। उसके अंदर से ऊष्मा के कण या फिर इलेक्ट्रॉन के कण जब प्रवाहित होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें घर्षण होगा। घर्षण किसके बीच में होगा, आपने लड़ाई देखी हो, गाँव में लड़ाई होती है तो लड़ाई के बाद में ये होता है, दो आदमियों में लड़ाई तो अलग अलग दो आदमियों में चल रही है, तीसरा आदमी उसको बचाने आता है, वो फोकट में पिसता है। जैसे कहते नहीं है क्या, चक्की के दो पार्ट चलते हैं, बीच में गेहूं को डाला जाए तो गेहूं पिसता है, वो चक्की के पार्ट का कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही वहाँ पे बीच में बचाने वाला जो आता है वो पहले मरता है। बचाने कौन आता है इसमें, पता है क्या, लड़ाई तो होती है किसकी,
रजिस्टेंस की और धारा की। लड़ाई तो किसकी होती है? रजिस्टेंस और धारा की। बीच में बेचारा इलेक्ट्रॉन जो होता है फोकट में पिसता है। इलेक्ट्रॉन तो केवल जा रहा था अपने रास्ते से, इसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये जो साथ में इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में कौन जाती है? विद्युत धारा। इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो विद्युत धारा ऐसे जाएगी, ये इस दिशा से जा रही है, और इधर से ये रजिस्टेंस क्या करेगा? इस वोल्टेज के मान को या धारा के मान को क्या करने की कोशिश करेगा? कम। यानी विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध होता है, जो विद्युत धारा को रोकने की कोशिश करता है या वोल्टेज को कम करने की कोशिश करता है, वो होता है रजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो लड़ाई तो इन दोनों की होती है, और बीच में कौन फंस जाता है? इलेक्ट्रॉन फंस जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कम होता है तो आप कहेंगे विद्युत का प्रवाह भी क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि आवेश के प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कम बहेंगे, इसका मतलब विद्युत धारा भी कम प्रवाहित होती है। चलिए एक और चीज़ देखिए, ओम का नियम सुना है? ओम का नियम, अच्छा उधर बताना रह गया। एक रेडिएटर का नाम सुना है क्या? रेडिएटर नहीं सुना? गाड़ियों में लगा रहता है, तो रेडिएटर तो सुना होगा। नहीं देखा? गाड़ियों के इंजन में आप पानी डालते हो कभी कभी, वो किस में डालते हो? रेडिएटर में ही तो डालते हो। रेडिएटर क्या करता है? वाहनों में कूलेंट का काम करता है, वाहनों को ठंडा रखने का काम करता है। इसका आपसे पूछा जाएगा, ठंडे प्रदेश जो है वहाँ पर ठंडा रखने की ज़रूरत है क्या? जैसे कश्मीर में गाड़ी ले जाओ, कश्मीर में तो अपने आप इंजन ठंडा ही रहेगा, गर्म होगा क्या? कितना ही चला लो फिर भी गर्म होगा, तो तुरंत ठंडा हो जाएगा। तो वहाँ पर इसको ठंडा करने की आवश्यकता नहीं होती है, वहाँ पर जमने से बचाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि रेडिएटर के अंदर जो पानी भरा जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर जैसे ही आएगा वैसे ही ये जमना शुरू कर देगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेगा? ये बर्फ़ में परिवर्तित हो जाएगा। तो उस समय बर्फ़ जम जाएगी तो वाहन का इंजन चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसलिए वहाँ पर इसके अंदर एल्कोहल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? वाहनों के रेडिएटर में जल को जमने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है? एल्कोहल। या एल्कोहल नहीं देगा तो आपको लिख के देगा C2H5OH। हाँ बोलो। गाड़ियों में शराब भरनी पड़ती है वहाँ पर जहाँ पर ठंडा प्रदेश होता है। जैसे रशिया में चले जाओ आप, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये देश हैं, यहाँ पर हर टाइम ही टेम्परेचर जो रहता है वो बहुत कम रहता है। गर्मियों में जाओगे तो भी टेम्परेचर कम रहेगा, और सर्दियों में तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है 5-6 डिग्री तक। तो वहाँ पे तो जल्दी से जल क्या होगा? जम जाएगा बर्फ़ में। तो बर्फ़ में जम जाएगा, इसका मतलब वाहन चलेगा ही नहीं। तो वाहन को चलाने के लिए उसको जल को जमने से बचाने को क्या मिलाएंगे? उसमें एल्कोहल मिलाएंगे। अब देखिए ओम के नियम से, देखिए आगे सारी चीज़ें जो हैं ओम के नियम से ही सॉल्व होंगी, वो आराम से समझना। ओम का नियम समझने से पहले 2 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो मैं आपको बता चुका हूँ, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर। विद्युत धारा क्या है? आवेश प्रवाह की दर। इसके अलावा आता है एक विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? जैसे ये कोई यहाँ से यहाँ तक का वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, इसका मतलब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके आसपास में जहाँ तक इस विद्युत क्षेत्र का अनुभव किया जा सकता है उसको कहा जाता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहा जाता है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जहाँ तक विद्युत की तीव्रता का अनुभव कर सकें। वायर के आसपास आप हाथ टच नहीं करते हो, टच करने से पहले ही आपको करंट लगने लगता है। वो करंट जो लगता है वो विद्युत क्षेत्र के कारण लगता है। तो इस विद्युत क्षेत्र में यदि अनंत से किसी आवेश को लाया जाए, यानी दूसरी जगह से कोई आवेश ला रहे, आवेश का मान मान लिया मैंने Q है, तो इस Q आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाएगा उस कार्य का मान जो होगा वो विभव के बराबर होगा। यानी किसी भी तार के अंदर या किसी भी आवेश के अंदर विभव क्या होता है? अनंत से उस आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है और जितना आवेश लाया जा रहा है उन दोनों का अनुपात जो होगा वो किसके बराबर होगा? विभव के। यानी विभव बराबर मैं लिख सकता हूँ, विभव जो होगा ये होगा कार्य बटा आवेश। यानी किसी भी आवेश को लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? उसका विभव। विभव का मापन किया जाता है वोल्ट में। किस में किया जाता है? वोल्ट में। किससे करते हैं? तो वोल्ट मीटर से। विभव किससे मापेंगे? वोल्ट मीटर से। इसको V से दर्शाते तो V बराबर आपके कार्य को दर्शाया जाता है W से और आवेश को दर्शाया जाता है Q से। तो V बराबर हो जाता है W/Q। अब यहाँ से इनकी वैल्यू पूछे तो भी निकाल सकते हो क्या? W की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या?
W बराबर क्या हो जाएगा बोलो, W बराबर क्या हो जाएगा वी क्यू, Q बराबर क्या हो जाएगा, ये W इधर भाग में आ जाएगा तो V अपॉन क्या हो जाएगा W। लेकिन यहाँ से Q बराबर V अपॉन W आ रहा है, वहाँ से देखो शुरुआत में क्या आया था, हमने पढ़ा था विद्युत धारा I बराबर होता है क्या Q अपॉन T। यहाँ से जब Q का मान निकालोगे तो यहाँ से Q का मान क्या आएगा IT। तो दोनों कंडीशन अलग अलग है, आपको ये यूज कब लेना है वो आप पर निर्भर करता है कि आपको दिया क्या जा रहा है। यदि आपके पास में टाइम की वैल्यू दी जा रही है तब तो फॉर्मूला काम में लेंगे Q बराबर IT। अगर टाइम दिया ही नहीं जा रहा है और आपको विभव की वैल्यू दी जा रही है तब फॉर्मूला कौन सा काम में लेंगे, Q बराबर V अपॉन W। तो ये आगे काम आएंगे। अभी ये फॉर्मूला और चेंज होगा, यहाँ पर Q बराबर और ही कुछ आने वाला है थोड़े समय बाद में, देखते जाइए। ओम का नियम क्या कहता है, यदि कोई वायर है और वायर कैसा है चालक, कैसा वायर है चालक, इसके लिए कंडीशंस पूछी गई थी आपसे, इसकी भौतिक अवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, तो हमेशा इसकी भौतिक अवस्था समान रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। भौतिक अवस्था का मतलब है तार का जो पदार्थ है वो वैसा ही रहना चाहिए, टेम्परेचर जितना है उतना ही रहना चाहिए, दाब जो लगाया जा रहा है उतना ही रहना चाहिए, तार की मोटाई में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। भौतिक अवस्था का मतलब जिनको अपन आसानी से चेंज कर सकें। टेम्परेचर बढ़ा सकते हो आप अपने आप, नीचे से हीट दे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फ्रिज में रख दो टेम्परेचर घट जाएगा। तो भौतिक अवस्थाएं जब समान होती है तब ओम ने कहा था कि इसके अंदर से जो भी धारा प्रवाहित होगी, क्या प्रवाहित होगी धारा, वो इसके अंदर जो विभवांतर होगा उसके समानुपाती होगी। धारा किसके समानुपाती होगी, विभवांतर के। अब विभव तो आपने पढ़ लिया, विभवांतर का पता नहीं है विभवांतर क्या है। तो विभवांतर होता है विभव का दोनों सिरों पर जो अंतर होता है उसको विभवांतर कहते हैं। विभव क्या है, तो विभव अनंत से लाए गए आवेश में किया गया कार्य होता है। तो यहाँ तक एक बार आवेश को लाए, एक बार यहाँ तक आवेश को लाए, तो यहाँ तक लाने में कार्य कुछ और होगा और यहाँ तक लाने में कुछ कार्य और होगा। तो यहाँ पर मैं विभव को दर्शाता हूँ V1 है और यहाँ पर दर्शा देता हूँ माना कि V2 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा V बराबर क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1। अगर इधर ज़्यादा है वैल्यू तो ये माइनस कर देंगे, माइनस में वैल्यू नहीं लेनी, आपको पॉजिटिव वैल्यू रहेगी हमेशा। तो V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2 बराबर दर्शाएंगे विभवांतर को। विभवांतर को किस में मापेंगे, विभव को जिसमें मापा जा रहा है, विभव को किस में मापते हैं, वोल्ट में, तो विभवांतर भी किससे मापेंगे, वोल्ट में। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि इसकी तार की अगर भौतिक अवस्थाएं समान हैं तो इसमें प्रवाहित विद्युत धारा, विद्युत धारा बोलो क्या प्रवाहित होगी इसमें I, ये किसके समानुपाती होगी, तो इसमें जो वोल्ट प्रवाहित हो रहे होंगे, वोल्टेज जो होंगे या विभवांतर जो होगा उसके समानुपाती होगी। तो इन्होंने बताया कि V प्रोपोर्शनल होता है किसके, I के, किसके अनुसार, ओम के अनुसार। कब तक होगा ये समानुपाती, जब तक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं परिवर्तित नहीं की जाएं, समान रखी जाएं, तब तक ही होगा। अगर असमान कर दी तो ये समानुपाती नहीं होगा, क्योंकि असमान अवस्था की कंडीशन में गर्म जैसे ही आप करोगे तो इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करने लगेंगे, ताप बढ़ेगा तो तेजी से गति करेंगे, इसका मतलब विद्युत धारा भी प्रवाहित ज़्यादा होगी। तो टेम्परेचर यदि बढ़ाया जाए तो विद्युत धारा अधिक प्रवाहित होती है और टेम्परेचर घटाया जाए तो विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है। चलिए V प्रोपोर्शनल होता है I के। अब इसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट काम में लेते हैं R, तो V बराबर हो जाता है IR, और ये R जो होता है यही होता है रजिस्टेंस। R क्या होता है, रजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का मात्रक अभी यहाँ से कैसे निकालें, वैसे तो ओम होता है क्योंकि ओम के नियम से निकला, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा ओम। तो ओम को और क्या दर्शाया जा सकता है ये पूछे तो ओम को किससे दर्शाएंगे, तो R निकाल लो, यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन I। अगर I की वैल्यू पूछ ले तो क्या हो जाएगी V अपॉन R, यही होगी। तो R का मान निकालना है तो V को किस में मापते हैं, वोल्ट में, और I को किस में मापते हैं, एम्पियर में। तो वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है इसी को कहा जाता है क्या, ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर को ही क्या कहा जाएगा, ओम। तो एक तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम को दर्शाते ऐसे वैसे ओम होता है। इसके अलावा क्या मात्रक होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। बोलो क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर। किसके नियम से निकला ये, ओम के नियम से। फिर उन्होंने दो तीन चीज़ें और बताई कि ये तो समानुपाती होगा, इसके अलावा ये रेजिस्टेंस का मान निर्भर किस पर करेगा, प्रतिरोध का मान किस किस चीज़ पर निर्भर करेगा। तो प्रतिरोध दो चीज़ों पर निर्भर करता है केवल, एक तो पदार्थ की लंबाई पर
या फिर तार की लंबाई पर, और दूसरा निर्भर करता है तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब है उसका एरिया जो है वो कितना है। तो इन्होंने उसके लिए अलग अलग दो कंडीशन बताई। पहली कंडीशन में तो इन्होंने कहा कि प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है। प्रतिरोध तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती। और दूसरी इन्होंने बताई जो प्रतिरोध होगा, ये प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अच्छा, लंबाई को तो किससे दर्शाते हो आप, L से। क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हो, A से। तो आप यहां से तो क्या निकालेंगे कि R यहां पे दिया हुआ है प्रतिरोध, प्रतिरोध को दर्शाएंगे R से। ये किसके समानुपाती है, तो लंबाई के। तो आप लिखेंगे R प्रोपोर्शनल होता है किसके, L के। दूसरे में कहा हुआ है प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती है, क्षेत्रफल के। तो R व्युत्क्रमानुपाती का मतलब 1/A। अब दोनों का निष्कर्ष जब आप निकालोगे इस पहले और दूसरे समीकरण से, तो आपके पास निकलेगा R प्रोपोर्शनल होगा L/A के। अब मुझे बताओ, क्या लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा? लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। समानुपाती का मतलब इधर वाला जितना है इधर वाला भी उतना ही है। इसको जितना बढ़ाओगे इसका मान भी उतना ही बढ़ेगा। अगर लंबाई घटाई जाए तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। लेकिन यहाँ से यदि क्षेत्रफल बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध का मान घटेगा, और यदि क्षेत्रफल घटाया जाएगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। यही आपसे डायरेक्ट कभी कभी पूछा जाता है। यदि तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 4 गुना कर दिया जाए, तो बताओ उसके प्रतिरोध पर क्या फर्क पड़ेगा। तो वो निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए लंबाई जितनी बढ़ेगी प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर भी इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट काम में लिया जाता है। R बराबर हो जाता है ρL/A। ये रो जो होता है इसी को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध का आप मात्रक पूछ ले तो, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक पूछे तो मोह को कैसे दर्शाएंगे, हाँ ओम इनवर्स, यानी ये क्या होगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही तो आ रहा है। तो यहां से अगर निकालना चाहे तो मात्रक निकाल सकते हो। रो बराबर क्या हो जाएगा, यहां से बोलो, रो बराबर क्या हो जाएगा, RA/L। बोलो सही है, लिखा है नहीं लिखा है, ये रो था, L को मैंने नीचे पहुंचा दिया, A को ऊपर गुणा कर दिया। ये वज्र गुणन होता है आपस में। तो रो का मात्रक देखिए, R का मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किससे दर्शाएंगे, ओम से। एरिया का मतलब मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मतलब मीटर। लंबाई का मतलब मीटर में मापेंगे, स्क्वायर से मीटर वाला कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ओम मीटर। बोलो क्या बचेगा, ये ओम मीटर जो होता है इसी को कहा जाता है क्या, मोह। ओम मीटर को ही क्या कहते हैं, मोह कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपको या तो बताना है मोह, या फिर क्या बताना है, ओम मीटर। मोह या फिर ओम मीटर, दोनों ही हो सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन, अभी मैंने जो बोला था वही दोबारा बोल रहा हूँ। लंबाई को तो कर दिया जाए 2 गुना, और क्षेत्रफल जो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसको कर दिया जाए 4 गुना। तो मुझे बताओ इसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि तार की लंबाई को 2 गुना करें और उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को 4 गुना करें, तो प्रतिरोध बढ़ेगा, घटेगा, 2 गुना होगा, 4 गुना होगा, 1/4 रह जाएगा, आधा रह जाएगा, कितना होगा। देखो लंबाई, पहले मान लो लंबाई 1 थी और एरिया भी उसका कितना था, 1। अभी इस क्वेश्चन की बात बाद में करेंगे। माना कि 1 था, तो इसका रेजिस्टेंस कितना था, L/A, यही तो होता है। तो 1/1 यानी कितना था, 1, जब 1 थी इनकी लंबाई तब। अब मैंने क्या किया, लंबाई को तो कितना गुणा कर दिया, 2 गुणा। तो 1 की जगह पे कितना कर दिया, 2। क्षेत्रफल को कितना कर दिया, 4 गुणा, यानी पहले 1 था अभी कितना कर दिया, 4। तो फर्क क्या पड़ेगा, देखिए R बराबर जब लगाएंगे L/A, तो L की वैल्यू तो 2 हो जाएगी और A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 2/4 को काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 1/2 का मतलब कितना होता है, आधा। तो आप कहेंगे जब लंबाई को 2 गुना किया और चौड़ाई को 4 गुना किया तो प्रतिरोध का मान कितना रह गया, आधा। प्रतिरोध का मान कितना, आधा। लंबाई जितनी बढ़ेगी उसका
जो प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है, वो भी उतना ही बढ़ेगा। लेकिन चौड़ाई अगर बढ़ाई जाए, एक पतला तार लिया जाए, एक मोटा तार, तो प्रतिरोध ज़्यादा किसका होगा, पतले का या मोटे का? पतले का ज़्यादा होगा। यही तो कहना चाह रहा है। ये क्या कह रहा है, एल के तो क्या होगा, सीधे समानुपाती, यानी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी उसके समानुपाती, और क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा। पहले पतला वायर था, अब मैंने मोटा वायर लिया, क्षेत्रफल पतले का ज़्यादा या मोटे का? क्षेत्रफल ज़्यादा किसका? क्षेत्रफल तो इसका ज़्यादा है। और क्षेत्रफल जब बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है। मतलब जितना मोटा तार लिया जाएगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और जितना पतला तार लिया जाएगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। इसके बाद में एक कूलाम सर आए। कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने बताया था कि अलग अलग दो वस्तुओं में यदि आवेश पैदा हो रहा है, क्या पैदा हो रहा है, आवेश पैदा होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। अरे होंगे नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तभी तो आवेश प्रवाहित होगा। तो इन्होंने कहा जब उनके अंदर आवेश प्रवाहित होगा तो यदि दोनों का आवेश समान है, दोनों का आवेश क्या है, समान। समान का मतलब पहले पर भी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर भी क्या है, पॉजिटिव, या फिर पहले पर नेगेटिव है और दूसरे पर भी क्या है, नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन में दोनों पदार्थ या दोनों वस्तु जो हैं ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। बोलो क्या करती है, प्रतिकर्षित करने का मतलब है एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती हैं, दूर हटती है। जबकि यदि असमान आवेश लिया जाए, असमान आवेश का मतलब एक का नेगेटिव लिया दूसरे का पॉजिटिव, या पहले का पॉजिटिव लिया और दूसरे का क्या लिया, नेगेटिव, तो ऐसी कंडीशन में दोनों वस्तुएं एक दूसरे की ओर आने की कोशिश करती है, मतलब आकर्षण करती हैं। चुंबक में भी ऐसा ही होता है। समान ध्रुव जो होते हैं वो तो आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण, और असमान ध्रुव जो होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षण। ध्रुव उसमें एक तो नॉर्थ पोल एन लिया जाता है, साउथ पोल एस लिया जाता है। ऐसे यहाँ पर आवेश की बात करें तो आवेश तो या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव। तो जब समान आवेश होगा तब तो दोनों वस्तु एक दूसरे से दूर जाएंगी, यानी क्या करेंगी, प्रतिकर्षण करेंगी। और यदि दोनों पर आवेश अलग अलग है, दोनों पर चार्ज अलग अलग है, तो उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे की ओर क्या होंगी, आकर्षित होंगी, एक दूसरे के पास आएंगी। तो इन्होंने बताया था कि ये आकर्षण और प्रतिकर्षण का जो गुण है ये उनमें दोनों पदार्थों के जो आवेश होंगे उन दोनों पदार्थों के आवेश के तो समानुपाती होगा, और उनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। आवेशों के गुणनफल के तो क्या होगा, समानुपाती, और उनके बीच की दूरी के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अगर आवेश लिए जाएं तो एक पर आवेश मैंने माना Q1 और दूसरे पर आवेश क्या है, Q2, तो दोनों के आवेश के गुणनफल के समानुपाती होने का मतलब है Q1 और Q2 का जो गुणनफल होगा इसके तो प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरी बात इन्होंने क्या बताई, इन पर जो प्रवाहित आवेश होंगे वो आवेश यदि अलग अलग हैं और दो अलग अलग वस्तुओं से उत्पन्न हो रहे तो उनके बीच में जो दूरी है उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा 1/r² से। एक पदार्थ यहाँ है दूसरा यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी यदि r है तो इसके स्क्वायर के बराबर में व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा क्या, उसमें प्रवाहित आवेश या उस पर लगाया गया बल। तो यहाँ से आपको निकल के आएगा Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। ये क्या प्रवाहित हो रहा है, किसका मान निकाल रहे हैं हम, तो इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है या प्रतिकर्षण बल लग रहा है। आकर्षण बल तो कब लगेगा, जब असमान होंगे, प्रतिकर्षण कब लगेगा, जब समान होंगे। तो ये इन दोनों के बीच में जो बल लगता है उसके बराबर होता है। और यहाँ पर इसको प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए वापस कांस्टेंट काम में लिया जाता है, और कांस्टेंट जो काम में लिया जाता है उसी को कूलाम कांस्टेंट कहा जाता है, और के से इसको दर्शाया जाता है। इसका वेरिएशन जो है फिक्स निश्चित मान रहता है, इनका कभी परिवर्तित नहीं होता। कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिरांक, स्थिरांक का मतलब इसका मान कभी चेंज नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज़, ये बल का मान तो हमने निकाला के Q1 Q2/r² से, मात्रक इसका के का निकाल सकते हो क्या यहाँ से,
निकाल सकते हो क्या? के बराबर क्या हो जाएगा, बोलो के बराबर क्या लिख सकता हूँ इसको मैं? FR² अपॉन Q1 Q2। यही नियम कहाँ पर काम आएगा? एक और चीज़ आपको याद रखनी है, यही नियम काम आता है जो ग्रह परिक्रमा करते हैं सूर्य की, या फिर चंद्रमा की, चंद्रमा जो है परिक्रमा कर रहा है पृथ्वी की, उपग्रह परिक्रमा करते हैं किसकी? ग्रहों की। तो इनके बीच में जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों बल कार्य करते हैं, इसी कारण ये एक दूसरे के पास में नहीं आते और दूर भी नहीं जाते, ये उसी कक्षा में लगातार परिक्रमा करते रहते हैं। हाँ, Gm1 m2 अपॉन R², उसमें ये क्या ले लिया जाता है? ये Q1 Q2 यहाँ पे तो आवेश ले रहे हैं, वहाँ पे दोनों का द्रव्यमान ले लिया जाता है, अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों सेम है। और G भी वहाँ पे एक कांस्टेंट ही तो काम करता है, स्थिरांक का काम करता है, वो भी स्थिरांक ही होता है। चलिए देखिए, तो यहाँ से K का मान निकालना चाहे तो मात्रक क्या हो जाएगा? F का मतलब क्या होगा? न्यूटन, बल को न्यूटन में मापेंगे। R² दूरी है तो इसको किस में मापेंगे? मीटर स्क्वायर। Q1 क्या है? आवेश है, आवेश का आवेश से गुणा यानी आवेश का स्क्वायर हो जाएगा। आवेश को किस में मापते हैं? कूलाम में, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? Q का, कूलाम का स्क्वायर। तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर हो जाता है। ये मात्रक आपको बेसिक है, ये निकाल सकते हो आप इजीली, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आती है कि विद्युत धारा जो है होती कितने प्रकार की है? के का मान कितना होता है? के का मान होता है 11.2, जितना आपके यहाँ से पलायन वेग है उसके बराबर। पलायन वेग भी इतना ही है क्या? कितना है पलायन वेग पृथ्वी का? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब क्या है इसका? पलायन वेग होता क्या है? पलायन, हाँ, 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर चलेगी, लेकिन ये पलायन वेग होता क्या है? पलायन वेग का मतलब है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को पार करके और पृथ्वी से दूर चली जाएगी। यानी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा वेग से यदि वस्तु को फेंका जाए ऊपर, तो वो वस्तु पृथ्वी पर लौट के वापस नहीं आएगी, फिर कहाँ जाएगी? अंतरिक्ष में नहीं जाएगी, वो इसकी परिक्रमा करने लग जाएगी पृथ्वी की। जैसे चंद्रमा परिक्रमा कर रहा है वैसे ही वो परिक्रमा करने लग जाएगी इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पार करने के बाद। तो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की परिक्रमा कर देगी, वापस पृथ्वी पर लौट के नहीं आएगी, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर जाएगी। और गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर की कंडीशन को आप मान सकते हो कि अंतरिक्ष होता है, लेकिन वास्तव में ये परिक्रमा जो करेगी रहेगी अंतरिक्ष में, पर परिक्रमा पृथ्वी की करेगी, चारों ओर घूमती रहेगी जैसे चंद्रमा घूमता है। अच्छा, 2 प्रकार की विद्युत धारा होती है, एक तो AC और DC सुना होगा आपने, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, या प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। क्या अंतर है दोनों में? कौन सी आधा करती है? AC आधा चक्कर करती है। अच्छा, और DC पूरा चक्कर करती है? AC या अल्टरनेटिव या प्रत्यावर्ती जो धारा होती है इसकी दिशा प्रति सेकंड परिवर्तित होती है, पहला अंतर। और DC की दिशा परिवर्तित नहीं होती है। इसीलिए AC को तो आप जब दर्शाते हो तो इस प्रकार से दर्शाते हो, और DC को जब दर्शाते हो तो ऐसे सीधी लाइन में, प्लेन लाइन में दर्शाते हो। इसका मतलब यह है कि AC यहाँ पर तो प्लस में गई और यहाँ पे किस में गई? यहाँ प्लस में और यहाँ किस में? माइनस में, फिर प्लस में और फिर किस में? माइनस में। ये क्या दर्शाएगा? प्लस और माइनस में जाना क्या दर्शाएगा? फ्लक्चुएशन हो रहा है इसमें। फ्लक्चुएशन होने का मतलब है कि जब ये बेस लाइन पर आएगी या नेगेटिव में आएगी, तो नेगेटिव के अंदर आने पर चार्ज रहेगा क्या इसके ऊपर? कोई चार्ज नहीं रहेगा, कोई आवेश प्रवाहित नहीं होंगे। तो आप कहेंगे जब प्लस में जाएगी तब तो ये आदमी को पकड़ेगी, और जब माइनस में जाएगी तब छोड़ेगी। इसीलिए हम कहते हैं कि ये विद्युत धारा जो है, AC करंट जो अपने यहाँ प्रवाहित होता है, उसके अंदर से जो प्रवाहित आवेश हैं वो 1 मिनट में हमें 1 सेकंड में हमें 50 चांस देते हैं छूटने के। इसीलिए हम इसका मात्रक क्या ले लेते हैं? 50 हर्ट्ज। बोलो क्या, किसका मात्रक है ये? हर्ट्ज किसका मात्रक है? जीरो बता रहे अभी, वही रीजन। ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। हर्ट्ज किसका मात्रक है ये तो बता दो। आवृत्ति का। हर्ट्ज किसका मात्रक है? चाहे आवृत्ति किसी भी चीज की हो, आवृत्ति का मतलब होता है कंपन प्रति सेकंड। आवृत्ति का मतलब साधारण भाषा में कंपन प्रति सेकंड या रोटेशन की संख्या ले सकते हो। ऐसे ही इसको आप ध्वनि की फॉर्म में भी लेते हो।
ध्वनि में आप मानते हो कि मानव द्वारा सुनी जा सकने योग्य ध्वनि जो होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, सुना है क्या ऐसा? वहाँ पर भी तो ये आवृत्ति होती है। आवृत्ति किसी भी चीज़ की हो, आवृत्ति का मात्रक हमेशा हर्ट्ज होगा या कंपन प्रति सेकंड होगा। तो ये 50 हर्ट्ज दर्शाता है। चमगादड़ जो ध्वनि उत्पन्न करता है वो 70 से 80 हजार हर्ट्ज की ध्वनि उत्पन्न करता है, इसीलिए उसकी ध्वनि जो है वो परावर्तित होकर उसी को वापस सुनाई दे जाती है। इसीलिए रात्रि को वो आसानी से उड़ सकता है, उसको आपसे ज़्यादा अनुभव है। यहाँ से जब उड़ेगा उसको पता है ध्वनि का वेग कितना है। उसकी ध्वनि निकलने के बाद दीवार है सामने, दीवार से टकराएगी, टकराने के बाद वापस उसको आभास होगा, तो वो अंदाज लगाएगा कि मेरे सामने कोई अवरोध आने वाला है, उससे टकरा के ध्वनि वापस आई है, तो पहले ही वो अपना रास्ता परिवर्तित कर लेगा। दिखाई कुछ नहीं देता रात में, वो ध्वनि का आभास करके ही रास्ता बदल लेता है। तो चमगादड़ के उड़ने का कारण होता है ये ध्वनि का मान जो होता है पराश्रव्य ध्वनि से ज़्यादा होता है। 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है, इससे ऊपर की ध्वनि को पराश्रव्य कहते हैं, 20 से 20,000 हर्ट्ज की को कहते हैं श्रव्य ध्वनि, और 20 डेसिबल से जो कम होती है उसको अपश्रव्य कहते हैं। अपश्रव्य जो होता है वो किसके द्वारा सुनी जा सकती है? अपश्रव्य ध्वनि किसके द्वारा सुनी जाती है? जो बिल में रहने वाले जीव है और जो बड़े जीव है, जैसे व्हेल मछली है, हाथी है, चूहा है, सांप है। इसलिए आप जब भूकंप आने वाला होता है तो भूकंप से पहले ये सांप, बिच्छू या चूहे जो हैं वो बिल से पहले ही बाहर आने लगते हैं, क्योंकि उनको पहले ही आभास हो जाता है। अच्छा, कुत्ता जो है, बिल्ली जो है, वो भी इनको अनुभव कर सकते हैं। लाठी लेके कुत्ता सोया हुआ है, आप उसके पास बिल्कुल जाएंगे, ऐसे पैरों को बिल्कुल ऐसे लेके, पैरों की आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही है, उसको आभास हो जाएगा, तुरंत खड़ा हो जाएगा, आपकी लाठी खाने से पहले ही निकल लेगा। वो होता है, ऐसा नहीं होता है, वो अनुभव कर सकता है। ये मानव द्वारा सुनी जाती है। और इससे ऊपर की दो ध्वनि है वो केवल 3 जीव सुन सकते हैं, बी सी डी। बी का मतलब बैट, सी का मतलब कैट और डी का मतलब डॉग। चमगादड़, कुत्ता और बिल्ली, ये 3 जीव जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुन सकते हैं, और चमगादड़ उत्पन्न भी कर सकता है। हाँ, जानवरों की आंखें जो चमकती है वो पिनियल ग्रंथि के कारण चमकती है। मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है पिनियल से, वो उनकी त्वचा और आंखों का रंग निर्धारित करता है। इसीलिए बिल्ली प्रत्येक 4 घंटे में अपनी आंखों का रंग परिवर्तित करती है। 6 रंग पाए जाते हैं उसकी आंखों में एक दिन में। चलिए देखिए, 50 हर्ट्ज क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? 50 हर्ट्ज दर्शा रहा है कि इसकी आवृत्ति है, और आवृत्ति का मतलब है 50 बार तो प्लस में जाएगी और 50 बार माइनस में। इसका मतलब है कि आप जब टच करोगे किसी वायर को तो 1 सेकंड में वो वायर आपको 50 चांस देगा छूटने के, बचने के चांस देगा 50। लेकिन इसके अंदर कोई आवृत्ति नहीं है, इसकी आवृत्ति कितनी है? 0। तो इसने एक बार अगर पकड़ लिया तो ये छोड़ने का चांस नहीं देगी, फिर भी आप बच जाते हो। डीसी की जो बैटरी है उसको आप टच करते हो, कुछ नहीं होता आपके। नॉर्मल जो बैटरी घरों पर आप बल्ब लगाने के लिए या फिर दिवाली के टाइम पे लगाते हो, माइक वगैरह चलाने के लिए, उसको भी आप टच करते हो, दोनों पकड़ लेते हो, उसके प्लस वाला और माइनस वाला, कैथोड एनोड दोनों पकड़ लेते हो, फिर भी कुछ नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि इतनी अगर तीव्रता की दी जाए एसी के बराबर की, तब होगा। दोनों में घातक कौन है ये भी पूछे तो समान वोल्टता पर डीसी घातक होती है। एसी घातक क्यों नहीं होती? क्योंकि एसी में चांस मिलता है 50 बार। एसी जो घरों पर काम में ली जाती है वो ली जाती है 220 वोल्ट की। ये कितनी काम में लेते हैं हम? सेल बैटरी में आती है 1.5 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी आएगी, 12 वोल्ट की बैटरी आएगी, ट्रक है तो 24 वोल्ट की बैटरी आएगी, इससे ज़्यादा की बैटरी नहीं लेते यूज। तो 24 वोल्ट पर तो आप एसी का अनुभव करोगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे घर पे जो आ रही है वो कितने की आ रही है? 220 की। तो 220 तो बहुत ज़्यादा है उसकी तुलना में। 220 पर अगर डीसी से आप हाथ लगाओगे तो एक बार पकड़ लिया तो पकड़ने के बाद छोड़ेगी नहीं। अच्छा, करंट लगता क्यों है आपको? कुछ तो रीज़न होगा करंट लगने का। वायर में से बढ़िया धारा जा रही है, आप हाथ लगाते हो तो आपके शरीर में क्यों आती है? वो वायर में से ही जानी चाहिए थी सीधी, क्यों आती है? चालक है अपन, लेकिन विद्युत धारा जो है वो हमेशा अपना सीधा मार्ग देखती है। कोई भी हो अपना सीधा रास्ता देखता है हमेशा। इसीलिए जब आप वायर को टच करते हो तो आपके वायर टच करते ही नीचे आपके क्या रहता है? ज़मीन। और आवेश हमेशा, धारा कभी भी परिवर्तित होती है क्या? चेंज हो सकती है, लेकिन उसके बाद नष्ट नहीं हो सकती। ऊर्जा का बताया था मैंने, ऊर्जा संरक्षण नियम क्या कहता है? उत्पन्न नहीं किया जा सकता और नष्ट भी नहीं किया जा सकता। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो आपके अंदर से विद्युत धारा पृथ्वी में समाहित हो जाती है, उत्पन्न भी पृथ्वी से होती है और यहाँ पे नष्ट भी पृथ्वी से होती है। पृथ्वी से कैसे उत्पन्न होती है?
झरनों में टरबाइन लगा लेते हो आप, टरबाइन के द्वारा ऐसे रोटेशन करवाते हो, फिर उसके नीचे लगा लेते हो जनरेटर, उससे बढ़ाते हो विद्युत धारा। विंड लगा लेते हो सोलर, उसमें क्या होता है विंड ऐसे घूमती रहती है, पंखुड़ियाँ घूमती रहेंगी, अल्टरनेटर जनरेटर चलता रहेगा, वो चलेगा तो विद्युत धारा आपके बनती रहेगी। तो ये क्या करता है, सीधा मार्ग हमेशा देखता है। और हमारे शरीर में रक्त होने के कारण ही करंट लगता है। बालों को कभी टच करके देखना, कभी करंट नहीं आएगा। नाखून को टच करके देखना, कभी करंट नहीं आएगा। रक्त जहां पर होगा वहां पर ही करंट आएगा, क्योंकि रक्त के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का मतलब है, ग्लोबिन तो प्रोटीन होगा और एक पाया जाएगा हीम। हीम का मतलब होता है आयरन या लोहा। और लोहा जो है ये क्या है, चालक है, कुचालक है, चालक है, इसलिए आपको करंट आता है। बाकी आप निर्जीव पदार्थों को यदि टच करोगे तो आपको करंट नहीं आएगा। बालों में कभी करंट नहीं आता, नाखून में भी करंट नहीं आता। बाल नाखून बनते किससे हैं? कौन से प्रोटीन से? केराटिन प्रोटीन से। बोलो कौन सा प्रोटीन? केराटिन भी दो प्रकार का होता है, एक अल्फा और बीटा। अल्फा केराटिन द्वारा तो निर्जीव भाग सभी के बने होते हैं। जैसे पक्षियों में चोंच है, उसके पंख हैं, वो बने होंगे किसके? अल्फा केराटिन के। जानवरों की बात की जाए तो सींग है उनके, खुर हैं, वो भी अल्फा केराटिन के। हमारे अंदर बाल नाखून अल्फा केराटिन के। लेकिन मकड़ी का जाल जो होता है वो बना होता है बीटा केराटिन से। किससे बनता है? बीटा केराटिन द्वारा। इसकी आवृत्ति होगी नहीं होगी? होगी। कितनी होगी? अपने यहाँ 50 मानते हैं अपन। वैसे आपने चार्जर पर देखा होगा 50 से 60 हर्ट्ज एक्सेप्टेबल ऐसे कुछ लिखा रहता है। वो इसलिए लिखा रहता है कि बाहर से जब इंपोर्ट करते हो आप, एक्सपोर्ट करते हो या बाहर के लिए, तो उस समय यहाँ वाले को जापान वाले, चाइना वाले यूज़ कर रहे हैं, वहाँ वाले प्रोडक्ट को आप यूज़ कर रहे हो। तो वहाँ पर जो विद्युत धारा है वो 60 हर्ट्ज की है, इंडिया में विद्युत धारा 50 हर्ट्ज की है। 50 हर्ट्ज का मतलब 50 चांस देगी और 60 हर्ट्ज का मतलब 60 चांस। डीसी जो है इसके अंदर कोई आवृत्ति नहीं होती है, तो एक बार पकड़ लिया तो छोड़ने का चांस नहीं देती है। अगली बात यह कि एसी को तो स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन डीसी को स्टोर किया जा सकता है। कभी भी बैटरी लाते हो आप, बैटरी से धारा कौन सी मिलेगी, एसी या डीसी? डीसी, क्योंकि स्टोरेबल जो है वो कौन सी है? डीसी। और एसी जो है वो स्टोरेबल नहीं है, एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता। तो मुझे बताओ, लंबी दूरी तक अगर भेजना हो, एसी को भेजेंगे या डीसी को? एसी को या डीसी को? जैसे बात कर लेते हैं, रेलवे है, ट्रेन चलती है, ये कोयले वाले इंजन चलते थे, डीजल वाले चलते थे, अभी कौन से चल रहे हैं? इलेक्ट्रिक ज़्यादातर चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक इंजन में आपने देखा होगा ऊपर रहता है वायर, उसके नीचे एक ऐसी आकृति बनी होती है, वो उससे पास से गुजरती है, टच नहीं होती। वो याद रखना एक चीज़, टच होती है क्या? टच नहीं होता कभी भी। अगर टच होता तो 2 बार इधर से ट्रेन गुजरी, 2 बार उधर से, 4 बार में वो पूरा घिस जाता। नहीं घिसता क्या? फ्रिक्शन होगा तो जलेगा तो है ही, घिसेगा। टच नहीं होती है वो गुण ये होता है कि यहाँ के आसपास चुंबकीय क्षेत्र तो मिलेगा, तो विद्युत का अनुभव तो यहाँ पर भी होगा, तो वो बिना टच हुए उसके जस्ट पास से चलती है, तो भी उसमें करंट का प्रवाह हो जाता है। तो उसमें कौन सी धारा जाती है, एसी या डीसी? कौन सी जाती है? अरे लंबी दूरी तक जब भेजना है तो देखो यहाँ पे तो ये फ्लक्चुएशन करेगा, प्लस माइनस में जाएगा। एसी तो प्लस माइनस में जाती, ये क्या करता है, डायरेक्ट मुझे बिना फ्लक्चुएशन के भेजनी है, तभी तो ज़्यादा दूरी तय करेगा। ये तो एक बार ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ तक भेजने में ही आधे आवेश तो खो देगा। लेकिन ये आवेश नहीं खोएगा, ये तो सीधी रेखा में चलेगा, इसलिए वहाँ पर होती तो डीसी है। लेकिन जब को अंदर लिया जाता है उसको, तो अंदर लेने के बाद उसको इन्वर्टर द्वारा चेंज कर दिया जाता है एसी में, तो चलता है एसी से, होती डीसी है उसमें। इंजन तो एसी से चलेगा, जनरेटर जो चल रहे हैं उनसे चलेगा, तो चलता तो एसी से, लेकिन बढ़ती जो है वो कौन सी है, डायरेक्ट दूरी तक भेजते हैं अपन डीसी को। अच्छा, ये किस में प्रयोग करते हैं अपन डीसी? क्या आया था प्रश्न, वो याद दिलाऊं? हाँ मैं याद दिलाता हूँ, वायर में नहीं था। ये रेलवे के जो वायर हैं, इनके द्वारा इंजन के अंदर कौन सी ऊर्जा दी जाती है या कौन सी धारा दी जाती है? तो इंजन में तो एसी आएगी, वही तो बता रहा हूं मैं, इंजन तो चलेगा एसी से ही, स्टोर करके वहां पर भेजी हुई है डीसी। ये क्या बढ़ती थोड़ी रहती है कंटिन्यू की एसी बनाते रहेंगे हम? एसी बनाते रहेंगे तो बनाने के बाद भेजते रहो, चलती रहेगी वो। अपने यहाँ तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी नहीं, रेलवे को ही दे देंगे पूरा। वो स्टोर रखते हैं पहले से कि निर्माण नहीं भी हो
तो उस डीसी को वो स्टोर जो डीसी है उसको वहाँ तक भेज सकेंगे। रेलवे की लाइट कभी रुकती नहीं है, हमेशा चलती रहती है, क्योंकि स्टोर डीसी को वो वापस भेज देते हैं। कन्वर्ट किया जाता है इनको फिर एसी में। तो इंजन चलेगा तब पूछे तो एसी, आती डीसी है। चलिए देखिए, एसी डीसी में अंतर पता चल गया। क्या अंतर है, कौन सी खतरनाक है, एसी या डीसी? समान वोल्ट पर डीसी खतरनाक है। समान वोल्ट पर कौन सी खतरनाक है? डीसी, क्योंकि डीसी छूटने का चांस नहीं देती है। इसके बाद में आता है एक जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम। जूल ने तापन नियम में क्या बताया कि किसी भी तार के अंदर से जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद में उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कार्य ही उसमें उत्पन्न हीट के बराबर होगा। जैसे मैं हाथों को हिलाने का कार्य कर रहा हूँ तो हिलाने के बाद में गर्माई आएगी, हाथों में हीट जनरेट होगी, तो मेरे द्वारा जितना कार्य किया जाएगा वो उस हीट के बराबर होगा। यानी इन्होंने हीट के लिए बताया कि हीट जो होगी वो W के बराबर होगी। हीट किसके बराबर होगी? W के। दोबारा बोलो, हीट किसके बराबर? एक बार और बोलो, H बराबर क्या होगा? W। W का मान अभी आपने पढ़ा था, W क्या आएगा? W निकाला था, नहीं बताया था आपको मैंने, काम आएगा आगे। विभव निकाला था। विभव में क्या होता है? विभव होता क्या है? एकांक आवेश को या किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य और उस आवेश की मात्रा का अनुपात जो होगा वो किसके बराबर होगा? विभव के। तो V बराबर हमने निकाला था क्या? W/Q। सही है क्या? तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू रखेंगे W की, तो W की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो यहाँ मैंने H बराबर रखा VQ। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, V का मान भी आप निकाल चुके हो क्या? पहले नहीं निकाला? V बराबर अभी निकाला था आपने IR, ओम के नियम से निकाला था क्या? वो भी वैल्यू यहीं रख दो। R बराबर H बराबर हो जाएगा IR × Q। अच्छा, Q का भी मान रख सकते हो यहाँ पे। Q बराबर क्या आया था बोलो? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा था, I बराबर होता है Q/T। तो यहाँ से आप वैल्यू रखेंगे Q की, तो क्या हो जाएगा? IT। तो ये यहाँ पर बन जाएगा H बराबर IR × IT। अच्छा, I से गुणा होगा तो क्या होगा? 2I या I²? तो ये H बराबर आ जाएगा आपके I² RT। H बराबर क्या आएगा? I² RT। रटते हो आप, इसको रटना कुछ नहीं है, केवल क्या किया, हीट जो जनरेट होगी वो किसके बराबर होगी? कार्य के। हीट कार्य के बराबर है तो H बराबर W रख दिया। W का जब हमने मान निकाला विभव से तो W का मान अपने पास क्या आया? VQ। तो मैंने VQ मान रख दिया W का। V का मान मुझे पता है V बराबर होता है IR के, तो IR रख दिया। Q का मान भी मुझे पता है, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है, तो Q का मान रख दिया मैंने क्या? IT। तो यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आया ये क्या आया? H बराबर I² RT। और सीधा सीधा आपसे हर एग्जाम में, रेलवे की तो फिक्स है, या तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में दोनों में संयोजन देगा और उसके बाद उसका न्यूमेरिकल देगा, या फिर जूल के तापन नियम से आपसे ऊष्मा स्थिति का मान पूछा जाएगा, हीट कितनी जनरेट होगी उसका मान निकालना है। तो H बराबर अपने पास फॉर्मूला है I² RT। रटना कुछ नहीं है, आया कहाँ से वो आपको पता चल गया। तो ये I² RT से ही आपके क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपके पास विद्युत धारा का मान दिया जाए तो। अब उसमें सीधा सीधा मान नहीं देगा, आप सोच रहे हो I का मान दे दे, R का मान भी दे दे और T का मान भी दे दे, ये मान नहीं दिए जाएंगे आपको। मान V का दे दिया तो क्या करोगे आप? मान V का दिया तो वोल्टेज का मान दे दिया आपको, इनका मान नहीं दिया, तो V से आप इनमें से किसी का मान निकाल सकते हो। सबका निकल सकता है, इनमें से नहीं निकलेगा क्या? V से कैसे मान निकालेंगे? तो देखो, V बराबर मैंने पढ़ा है, V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है? IR। V का मान मुझे दे रखा है, R का मान इससे निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता मैं? R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से बोलो? V/I। तो इसका R का मान निकल जाएगा यहाँ से। I की वैल्यू निकालोगे तो I का मान कैसे निकालोगे? यहीं से I का मान निकाल सकते हो आप। I बराबर क्या हो जाएगा बोलो? V/R। तो I का मान भी निकल जाएगा। इसका स्क्वायर करके RT से गुणा करोगे तो टोटल आपको हिस्टेरेसिस लॉस या ऊष्मा की स्थिति जो है वो आपको ज्ञात हो जाएगी। बाकी इससे आगे श्रेणी क्रम समांतर क्रम जो है वो पढ़ेंगे कल की क्लास में, और उन पर न्यूमेरिकल किस किस प्रकार से पूछे जाते हैं उनको भी कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।